पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी यूपीपी या यूपी लेखपाल में बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं सिलेबस का चर्चा कर रहे थे, उन्हीं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग कोशिका विभाजन नामक पाठ का या कोशिका विभाजन नामक टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें आपको बताया था कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है: आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन एक कोशिकीय प्राणियों में देखा जाता है या जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उन प्राणियों में देखा जाता है। इसमें केंद्रक जो होता है स्पष्ट रूप से दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। अगला आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन बहुकोशिकीय प्राणियों में होता है और इस समसूत्री विभाजन के कारण ही दोस्तों जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें कायिक संरचना का निर्माण होता है। जब वो वृद्धि विकास करते हैं तो समसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों जो घाव उन्हें हो जाते हैं वो घाव आसानी से भर जाते हैं, ये समसूत्री विभाजन के कारण। छिपकलियों में नई पूंछ कटने के बाद दोस्तों नई पूंछ का पुनर्जन्म हो जाता है, यह समसूत्री विभाजन के कारण। चूहे के पूंछ का कवर जो होता है वो पुनः आ जाता है दोस्तों, किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। सांप का केंचुल पुनः आ जाता है दोस्तों, किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। आपके घाव, आप कहीं चोटिल हो जाते हैं, जब आपके घाव हो जाता है तो उसको भरने का काम कौन करता है दोस्तों? समसूत्री विभाजन। अगला आता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को आपको बताए हैं दोस्तों, जो अर्धसूत्री विभाजन है क्या है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन यह प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है दोस्तों, प्रजनन कोशिकाओं में होती है। इसमें दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है? तो प्रजनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन किसमें होती है? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है दोस्तों? प्रजनन वाली कोशिका में होती है। इसी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही दोस्तों नर में शुक्र अणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये दोनों आपस में मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करते हैं दोस्तों, और भ्रूण से ही एक शिशु का विकास होता है। शिशु का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। अगर आपको अर्धसूत्री विभाजन का पिछला चरण पढ़ना होगा तो आप हमारी पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के नाम से है दोस्तों, उसमें आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन आप बता देते हैं उसमें क्या क्या बताया गया था दोस्तों। उसमें बताया गया था कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रजनन वाली कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। जंतुओं में किसमें दोस्तों? ये जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है। और पादपों में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के कारण पादपों में किसमें दोस्तों? पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण का निर्माण होता है। इसका दोस्तों परागकण का परागकोश में और बीजांड में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? अंडाणु का निर्माण होता है। बीजांड के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये किसमें? अर्धसूत्री विभाजन के कारण इसमें होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बीज का विकास होता है, और वही बीज जाके फल बनता है, और फल दोस्तों वही बीज जब इसका बाहरी भाग अंडा से फूल जाता है तो वही फल बन जाता है दोस्तों, और इसी बीज से ही एक नए पौधे का विकास होता है पुनः। इन सभी का अध्ययन हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। आप ये बहुत लंबा टॉपिक होता है दोस्तों और बहुत ही जटिल टॉपिक है, इसलिए हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे बाकी तत्वों को हम इग्नोर कर देंगे। आपको बताया था दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह दो तरह से होता है। कितने तरह से दोस्तों? दो चरणों में होता है या दो पदों में होता है। इसका एक चरण प्रथम सूत्री विभाजन कहलाता है, जिसे विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विषम रूपी विभाजन। और दोस्तों अगला चरण जो होता है ये समरूपी विभाजन होता है। कौन सा दोस्तों? समरूपी विभाजन। यह दो चरणों में कंप्लीट होता है। आपको यह भी बता दो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की खोजकर्ता जो थे वो बिजमैन, अगस्ट बिजमैन नाम के गए थे। अगस्ट
बिजमैन नामक वैज्ञानिक जो थे दोस्तों, इन्होंने ही अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन देखा था। और अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों या मियोसिस, कौन सा नाम दोस्तों? मियोसिस नाम फार्मर और म्यूरे ने 1905 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1905 ईस्वी में। आइए देखते हैं दोस्तों, ये दो चरणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, विषमरूपी समरूपी, इसमें किस तरह से यह विभाजन कंप्लीट होता है। यह विषमरूपी विभाजन में किसका विभाजन होता है, समरूपी विभाजन में किस तरह से यह विभाजन होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा बैक से चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको बताए थे अर्धसूत्री विभाजन, क्या दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों? 2 चरणों में। 2 चरणों में ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होता है वो 2 गुणित रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों? 2 गुणित रूप में, अर्थात 2n के रूप में होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, यह n में बट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? n में बट जाता है। ये मान लीजिए नर का गुणसूत्र हो गया, वही 2m ले लीजिए मादा का गुणसूत्र दोस्तों। जब इसका विभाजन होता है तो m में बट जाता है। किसमें दोस्तों? m में बट जाता है। नर के विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, और मादा के गुणसूत्र का विभाजन से दोस्तों अंडाणु का निर्माण होता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तब जाके एक पूर्ण कोशिका का विकास होता है दोस्तों। यहाँ आधे हो गए थे, पुनः ये डबल रूप में आते हैं, अर्थात यमियन के रूप में हो जाते हैं दोस्तों। यमियन के रूप में अगर गुणसूत्रों को एक समान रूप में दिखा जाए, किसमें दोस्तों? समान रूप में। मान लीजिए ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो यह 2n के रूप में हो जाता है। किस रूप में दोस्तों? 2n के रूप में विकसित हो जाता है। इसी तरह से अगर ये वाला इससे मिलता है तो ये भी 2n के रूप में विकसित होगा, ये वाला इससे मिलता है 2n के रूप में विकसित होगा, यही वाला इससे भी मिल सकता है दोस्तों 2n के रूप में। इस तरह से 4 तरह के जीव आते हैं। कितने दोस्तों? 4। तो ये जो प्रथम विभाजन होता है, यही क्या कहलाता है? विषमरूपी विभाजन। क्या दोस्तों? विषमरूपी विभाजन कहलाता है। और ये द्वितीय जो विभाजन होता है दोस्तों, यह समरूपी विभाजन कहलाता है। कौन सा रूपी दोस्तों? समरूपी विभाजन। आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो समरूपी विभाजन होता है यह समसूत्री विभाजन की तरह एकदम होता है दोस्तों। हूबहू समसूत्री विभाजन की तरह ही दोस्तों समरूपी विभाजन संपन्न होता है। और विषमरूपी विभाजन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें दोस्तों जो गुणसूत्र अलग हो गए होते हैं, आधे हो गए होते हैं, वही गुणसूत्र पुनः मिलकर डबल हेलिक्स बनाते हैं, अपने जोड़े को कंप्लीट करते हैं। आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया था। आइए देखते हैं जो 2 चरण होते हैं विषम रूपी विभाजन, ये कितने चरणों में संपन्न होता है, समरूपी विभाजन कितने चरणों में संपन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है दोस्तों। एक होता है विषम रूपी विभाजन, एक विषम रूपी विभाजन। क्या दोस्तों? विषम रूपी विभाजन 2 चरणों में। पहला है विषम रूपी विभाजन। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है दोस्तों, केंद्रक का विभाजन होता है। किसका दोस्तों? केंद्रक का विभाजन। दोस्तों इस विषम रूपी विभाजन में किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक को विभाजित करने के लिए कई चरण होते हैं दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो विषम रूपी विभाजन में ही, जो विषम रूपी विभाजन है दोस्तों, यह 4 चरणों में संपन्न होता है। जो विषम रूपी विभाजन है दोस्तों 4 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में संपन्न होता है। और जो दोस्तों यह जो विषम रूपी विभाजन के जो 4 चरण हैं, कुछ इस प्रकार से वो होते हैं। पहला इसका चरण जो कहलाता है दोस्तों, वो प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज दोस्तों, प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। इसका जो द्वितीय चरण होता है उसे मेटाफेज फर्स्ट कहते हैं दोस्तों, मेटाफेज फर्स्ट कहा जाता है। तृतीय चरण एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट।
और चतुर्थ चरण दोस्तों टेलोफेज फर्स्ट। कौन सा फेज दोस्तों? टेलोफेज। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, विषम रूपी जो विभाजन होता है यह टोटल 4 चरणों में संपन्न होता है। अब हमें यही समझना है कि दोस्तों प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, टेलोफेज में। इस तरह से यह मतलब केंद्रक किस तरह से विभाजन होता है प्रोफेज में। पूरे मेटाफेज में किसका विभाजन होता है, कैसा विभाजन करता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, इन सभी का अध्ययन दोस्तों आगे करते हैं। आइए देखते हैं प्रोफेज। पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? प्रोफेज। पहला आता है दोस्तों प्रोफेज। इसका पहला विभाजन है दोस्तों। यह जो प्रोफेज होता है इसमें केंद्रक, इसी में दोस्तों केंद्रक का बंटवारा होता है। किसका दोस्तों? केंद्रक का। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों, जो विषम रूपी विभाजन होता है इसमें मुख्य फोकस जो होता है केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद इस केंद्रक का विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तब जाके कोशिकांगों का विभाजन होता है। कितना दोस्तों? कोशिकांगों का विभाजन होता है। इसमें कोशिकांगों का भी विभाजन होता है दोस्तों। लेकिन सबसे अधिक फोकस किस पर विभाजन किया जाता है? केंद्रक के विभाजन पर। ठीक है, यानी कि प्रोफेज की क्रिया में दोस्तों केंद्रक का विभाजन होता है। किसका? केवल केंद्रक का विभाजन पर विशेष फोकस रहता है प्रोफेज की क्रिया में। यह जो केंद्रक का विभाजन होता है दोस्तों प्रोफेज की क्रिया में, टोटल 8 चरणों में संपन्न हो, सॉरी दोस्तों 5 चरणों में। जो केंद्रक का विभाजन है दोस्तों प्रोफेज की क्रिया, अर्थात यह 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में दोस्तों। इसका जो इसका पहला चरण होता है दोस्तों, पहला चरण जो होता है इसे लेप्टोटीनिन कहते हैं। लेप्टोटीनिन क्रिया कहा जाता है दोस्तों। इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए क्या है, केंद्रक है, इसमें गाढ़ा दोरो भरा होता है। गाढ़े दोरो के कारण दोस्तों इसमें जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, तो यह जल योजित होता है। क्या होता है दोस्तों? जल योजित होता है। जल योजित होता है दोस्तों। और जब यह जल योजित होता है तो इसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जो क्रोमोनेमेटा होते हैं, जो क्रोमेनिमेटा होते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों केंद्रक जल योजित होता है। केंद्रक दोस्तों क्या होता है? केंद्रक जल योजित होता है। केंद्रक जल योजित होता है। और दोस्तों और क्रोमोनिमेटा स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोनिमेटा स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। इसी क्रोमोनिमेटा को ही क्या कहा जाता है? क्रोमोटिन धागे, क्रोमोटिन धागे दोस्तों कहा जाता है। तो पहली क्रिया क्या करती है? लेप्टोटीनिन, जिसमें क्या होता है दोस्तों केंद्रक जल योजित होता है और क्रोमोनिमेटा स्पष्ट और केंद्रिका मतलब क्रोमोनिमेटा स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्रोमोटिन धागे प्रकट हो जाते हैं। जल योजित होने के कारण दोस्तों, जल योजित होने के कारण जो होता है दोस्तों, जल योजित होने के कारण केंद्रक का आयतन और क्षेत्रफल बढ़ जाता है दोस्तों। आयतन और क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह क्रिया कब होती है? लेप्टोटेनिन की क्रिया में। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया आती है प्रोफेज की। अगली क्रिया जाइगोटीन क्रिया आती है। कौन सी दोस्तों? जाइगोटीन। प्रोफेज की अगली क्रिया है जाइगोटीन। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, इसमें केंद्रक धागे तो स्पष्ट हो गए थे, जल योजित हो गया केंद्रक का क्षेत्रफल बढ़ गया, जो क्रोमोटिन धागे ये स्पष्ट हो गए दोस्तों। अब ये जो स्पष्ट हुए हैं ये सरल संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना दोस्तों? सरल संरचना बनाते हैं, अर्थात ये जो जटिल रूप से हैं ये कुछ इस रूप में होने लगते हैं, कुछ इस रूप में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस रूप में होने लगते हैं। अगर अधिक जूम किया जाए एक धागे को देखा जाएगा तो एक धागे दूसरे धागे के समीप आने लगते हैं। जो एक धागा होता है दोस्तों ये दूसरे धागे के समीप जाने लगते हैं। तो इस तरह से बाइवैलेंट्स, किसका निर्माण होता है दोस्तों? बाइवैलेंट्स।
दो क्रोमोटिन धागे का निर्माण होता है, दो गुणित। अर्थात दोस्तों जैव गुठन की क्रिया में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जो गुणसूत्र गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। क्या दोस्तों? जोड़ा बनाते हैं, गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं दोस्तों। ये जो क्रोमोसोम्स हैं दोस्तों, यही क्रोमोसोम गुणसूत्र कहलाते हैं। तो जैव गुठन की क्रिया में क्या बनाते हैं दोस्तों? जोड़ा बनाने लगते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। तो इसी जोड़े को ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसी गुणसूत्र के जोड़े को ही बनाते हैं, जो यही गुणसूत्र के जोड़े क्या कहलाते हैं? बाइवैलेंट्स कहलाते हैं, बाइवैलेंट्स कहलाते हैं। क्या दोस्तों? बाइवैलेंट्स कहलाते हैं। तो जैव गुठन की क्रिया में क्या होता है दोस्तों? और ये जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, ये अधिक लंबे होते हैं। जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, जो जोड़ा बनाते हैं, अधिक लंबे, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं अधिक लंबे होते हैं और पतले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पतले होते हैं, अधिक लंबे और पतले होते हैं। इसके बाद अगली क्रिया आती है दोस्तों, यहाँ पर गुणसूत्र जोड़ा बना लिया, अधिक लंबा हो, अभी जो जोड़ा बनाया है दोस्तों, ये अधिक लंबा और पतला है, और इस जोड़े को क्या कहते हैं? बाइवैलेंट्स कहा जाता है। अब अगली क्रिया आती है दोस्तों पाइकेटीन। क्या कहलाता है? पाइकेटीन। अगली अवस्था है प्रोफेज की दोस्तों, पाइकेटीन। पाइकेटीन में क्या होता है? पाइकेटीन पाइकेटीन में क्या होता है दोस्तों? जो ये बाइवैलेंट्स होते हैं, जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, बाइवैलेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये बाइवैलेंट्स और दो जोड़े के साथ, जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, ये और दो जोड़े के साथ दोस्तों टेट्रावैलेंट्स बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं दोस्तों, टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। अर्थात दोस्तों बाइवैलेंट्स में जो गुणसूत्र इस रूप में दिखाई देते थे, वो अब कुछ इस रूप में दिखाई देते हैं, कुछ इस रूप में स्पष्ट होने लगते हैं दोस्तों। मतलब ये टेट्रा बाइवैलेंट्स बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह टेट्रा बाइवैलेंट जब बनता है तो यह कैसा होता है? यह जो होता है दोस्तों, जो गुणसूत्र होता है, जब इसका निर्माण होता है, जो दोस्तों गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, यह बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, और दोस्तों छोटा हो जाता है और पतले से मोटा हो जाता है। तो अर्थात दोस्तों पाइकेटीन की क्रिया में बाइवैलेंट्स जो दो जोड़े के साथ टेट्रावैलेंट्स का निर्माण करते हैं, और गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, जब टेट्रावैलेंट बनता है, यह बहुत अधिक छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, छोटा और मोटा बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया इसकी आती है डुप्लेटीन। कौन सी क्रिया दोस्तों? डुप्लेटीन। डुप्लोटीन में दोस्तों जो गुणसूत्र होता है, डुप्लोटीन में दोस्तों जो गुणसूत्र होता है, वो यक्सनुमा, किस नुमा? यक्सनुमा, अर्थात क्रॉसनुमा स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों जो गुणसूत्र होता है वो कुछ यक्सनुमा, इस रूप में क्रॉसनुमा स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और दोस्तों स्पष्ट हो जाता है और गुणसूत्र विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, वह विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। तो डुप्लीकेट में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र जो होता है वो यक्सनुमा, स्पष्ट रूप से क्रॉसनुमा स्पष्ट संरचना बना लेता है, प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है, और गुणसूत्र इसी क्रिया में दोस्तों, डुप्लीकेट की क्रिया में ही गुणसूत्र विभाजन के लिए अब रेडी हो जाता है। अगली क्रिया दोस्तों आती है, इसके बाद अगली क्रिया आती है, ये दोस्तों चौथी क्रिया थी। अब इसके बाद पांचवी क्रिया आती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस दोस्तों, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है दोस्तों? तो डायकाइनेसिस की क्रिया में दोस्तों जो गुणसूत्र होता था उसके बाहर जो दोहरी झिल्ली पाई जाती थी, अर्थात दोस्तों केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। दोस्तों जो केंद्रक कला था, जो केंद्रक कला को ही दोस्तों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक कला और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका भाग पाई जाती थी,
जो केंद्रिका भाग पाई जाती थी दोस्तों, यह गायब हो जाती है। क्या दोस्तों? गायब हो जाती है। मतलब केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, केंद्रिका गायब हो जाती है। इस तरह से दोस्तों प्रोफेज की प्रथम क्रिया मतलब विषम रूपी विभाजन की प्रथम क्रिया प्रोफेज संपन्न हो जाती है। आएगा दोस्तों, प्रोफेज की प्रथम क्रिया विभाजन, प्रोफेज विषम रूपी विभाजन का प्रथम क्रिया प्रोफेज दोस्तों इस तरह से 5 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से चरणों में? 5 चरणों में। पहली क्रिया क्या थी दोस्तों? लेप्टोटेनिन था। कौन सा क्रिया था दोस्तों? पहली लेप्टोटेनिन। लेप्टोटेनिन दोस्तों, इसमें क्या था? केंद्रक फैल गया था, मतलब केंद्रक जलयोजित हो गया था, जिससे आयतन और क्षेत्रफल बढ़ गया था। और क्रोमेटिन धागे क्या हो गए थे दोस्तों? अस्पष्ट हो गए थे। अगली क्रिया आ रही दोस्तों जाइगोटीन। जाइगोटीन दोस्तों, जाइगोटीन में ये जो जालनुमा संरचना था दोस्तों, ये जो क्रोमेटिन के धागे जो जालनुमा संरचना बनाए थे, ये सरल रूप में वियोजित होने लगते हैं दोस्तों। इस रूप में सरल रूप में वियोजित होने लगते हैं और डबल हेलिक्स दोस्तों, डबल जोड़े का निर्माण करते हैं, अर्थात बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इसी क्रिया में ही केंद्रिका जो होती है दोस्तों, केंद्रिका जो होती है वो अधिक से अधिक प्रोटीन का निर्माण करती है और अधिक से अधिक आरएनए का निर्माण करती है। और साथ ही साथ तंतु, जो तंतु होते हैं दोस्तों ये क्रोमोसोम के, ये गुणसूत्र एस्टर का निर्माण करते हैं। इसका दोस्तों? एस्टर का। इसके बाद दोस्तों तीसरी क्रिया थी पैकेटीन। क्या थी? पैकेटीन। पैकेटीन में क्या था दोस्तों? ये जो बाइवैलेंट्स थे ये मिलकर, ये बाइवैलेंट्स जो थे दोस्तों, जो बाइवैलेंट्स थे ये मिलकर टेट्रावैलेंट्स का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों? टेट्रावैलेंट्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से दोस्तों जो टेट्रावैलेंट्स होता है ये क्रॉसनुमा संरचना बनाने लगता है। अर्थात दोस्तों इसमें क्रॉसिंग की क्रिया होती है। जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, यह क्रॉसिंग करके यक्षनुमा संरचना बनाने की प्रयास करते रहते हैं। ऐसे कहाँ होती है दोस्तों ऐसी क्रिया? तो पैकेटीन में। और डुबलेटीन में दोस्तों यह क्रिया स्पष्ट हो जाती है, क्रॉसिंग पूरा हो जाता है और क्रोमोनिमेटर गुणसूत्र के रूप में, मतलब इस रूप में दिखाई देने लगते हैं। अगली क्रिया आती है डाइकाइनेसिस दोस्तों। डाइकाइनेसिस क्रिया में केंद्रक कला गायब हो जाता है, केंद्रिका गायब हो जाती है, केंद्रक कला था, केंद्रक झिल्ली गायब, और सभी के सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, केंद्रक के सभी पदार्थ हैं, केंद्रक के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक के सभी पदार्थ या अंग दोस्तों कहाँ आ जाते हैं? पदार्थ या अंग कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कहाँ दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। अर्थात झिल्ली फट गई और सारा माल सड़क पर फैल गया। उसी तरह से दोस्तों केंद्रक झिल्ली फट जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली जब गायब हो जाती है तो जो कोशिका के केंद्र के अंदर जितने भी पदार्थ थे वो कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। जैसे आप सब्जी लेने गए तो सब्जी के पानी फट गया, सब्जी सारा आलू टमाटर मटर प्याज तो कुछ सड़क पर गिर गया और टमाटर की चटनी बन गई वहीं पर। रोटी ले गए हो तो खा लेना। इसके बाद दोस्तों जब प्रोफेज की क्रिया संपन्न हो जाती है, इसके बाद जो तीनों फेज थे, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये क्रिया बहुत तीव्र से होती है। अर्थात सबसे अधिक समय जो फेज लेता है दोस्तों विषम रूपी विभाजन में वो प्रोफेज लेता है। सबसे लंबा विभाजन प्रोफेज, सबसे अधिक समय प्रोफेज में लगता है। और सबसे कम विभाजन जो होता है सबसे कम समय जो लेता है वो एनाफेज लेता है। कौन सा दोस्तों? एनाफेज। अब दोस्तों इसकी अगली चरण आती है विषम रूपी विभाजन का अगला चरण आता है मेटाफेज। दूसरा चरण क्या है दोस्तों? मेटाफेज। चारों चरणों में से दूसरा चरण कहलाता है मेटाफेज। मेटाफेज प्रश्न दोस्तों, मेटाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होते हैं दोस्तों, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उस सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल दोस्तों, सेंट्रियोल दोस्तों, जो सेंट्रियोल होते हैं ये तंतु धागे को दोस्तों, तुर्क धागे का, इसका तुर्क धागे का निर्माण करते हैं दोस्तों। मेटाफेज की क्रिया में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये तुर्क धागे का निर्माण करते हैं और ये धागे सभी पदार्थों पर दोस्तों, ये धागे कोशिका के अंदर दोस्तों, ये धागे कोशिका के अंदर
कि दोस्तों कोशिका के अंदर सभी पदार्थों या अंगों पर सभी पदार्थों या अंग हो उन पर दोस्तों मध्य रेखा बनाती है। मध्य रेखा अर्थात बीच से बांधने का काम करते हैं दोस्तों। क्या बनाती है? मध्य रेखा बनाती है, अर्थात बीच से बांधने का काम करती है। बीच से बांधने, इसका दोस्तों बीच से बांधने का कार्य करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेटाफिजिक क्रिया में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है जो सेंट्रोसोम होता है दोस्तों, उसका सेंट्रियोल भाग तुर्क धागे का निर्माण करता है। और तुर्क धागे कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं या कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनको मध्य रेखा से मध्य में मध्य मतलब बीच से और रेखा मतलब धागे से, मध्य रेखा से बांधने का काम करता है, बीचों बीच से बांधने का कार्य करता है। दोस्तों जब सभी पदार्थ बंध जाते हैं मेटाफेज की क्रिया में, तो तीसरा चरण आता है एनाफेज। तीसरा चरण कौन सा दोस्तों? एनाफेज। और एनाफेज में दोस्तों जो सभी पदार्थ बंधे होते हैं वो बहुत तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों बंधे सभी पदार्थ जो होते हैं, बंधे सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, बंधे सभी पदार्थ या जो अंग होते हैं, पदार्थ या अंग जो होते हैं दोस्तों, वो तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं। तीव्र गति से दोस्तों विभाजित हो जाते हैं, बहुत झटके के साथ कह सकते हैं या बहुत तेजी के साथ विभाजित हो जाते हैं। और यह क्रिया बहुत कम समय लेती है। यह क्रिया क्या दोस्तों? एनाफेज क्रिया जो होती है बहुत ही कम समय लेती है, क्योंकि इस मेटाफेज की क्रिया में सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, मान लीजिए क्या था, पदार्थ था, इसे बांध दिया गया है। अब एनाफेज की क्रिया में क्या होता है, इसे काट कर अलग कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं तो काट कर अलग कर दिया जाता है। तो यह काम बहुत तेजी से होता है। कोई भी चीज काटेंगे तो बहुत तेजी से कटेगा, मुलायम चीज। तो कोशिका क्या होता है, बहुत ही हल्के पतले मुलायम होते हैं, तो इनको काटने में क्या कितनी दिक्कत आएगी, बहुत ही कम दिक्कत आएगी। इसलिए काट कर क्या कर देता था, अलग कर देता सबसे तेज। इसके बाद दोस्तों लास्ट चरण आता है विषम रूपी विभाजन का। किसका दोस्तों? विषम रूपी विभाजन का आखिरी चरण आता है टेलोफेज। चौथा चरण दोस्तों क्या कहलाता है? टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, डाइकाइनेसिस क्रिया में जो केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो गई थी, वो टेलोफेज की क्रिया में स्पष्ट प्रकट हो जाती है। तो केंद्रिका कला और केंद्रिका दोस्तों, केंद्रिका कला और केंद्रिका प्रकट हो जाती है। केंद्रिका कला और केंद्रिका प्रकट हो जाती है, दोस्तों। और दोस्तों इसी में ध्यान रखिएगा, इसी में जब विभाजन कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए ये था वो एनाफेज क्रिया में जब विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो सभी पदार्थ जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर चले आते हैं, इसकी ओर, यहाँ पर चले आते हैं दोस्तों। और इसके बाद कोशिका विभाजित होता है। जब कोशिका विभाजित हो जाता है तो यह दो तरह की कोशिका का निर्माण करता है दोस्तों, और इसके अंदर सभी पदार्थ जो होते हैं वो इसकी ओर चले जाते हैं। अब दोस्तों टेलोफेज की क्रिया में क्या होता है, जो सभी पदार्थ ध्रुवों की ओर गए होते हैं वो पुनः कोशिका में अपने स्थिति पर आने लगते हैं, अपनी स्थिति समान बनाने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिकांग दोस्तों ध्रुवों की ओर गए होते हैं, जो कोशिकांग ध्रुवों की ओर गए होते हैं, वो पुनः अपनी स्थिति पर आने लगते हैं, पुनः अपनी स्थिति पर आ जाते हैं दोस्तों, और कोशिका में वितरित हो जाते हैं। और कोशिका में दोस्तों अपनी स्थिति पर आ जाते हैं, अर्थात कोशिका में वितरित हो जाते हैं दोस्तों। कोशिका में वितरित हो जाते हैं, वितरित मतलब फैल जाते हैं दोस्तों, वितरित हो जाते हैं। तो टेलोफेज की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, केंद्रिका कला पुनः स्पष्ट हो जाती है, केंद्रक कला स्पष्ट हो जाता है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। कोशिकांग जो ध्रुवों की ओर गए होते हैं दोस्तों अपनी स्थिति पर आने लगते हैं, अर्थात जो कोशिकांग ध्रुवों की ओर गए होते हैं वो कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में वितरित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं।
इस तरह से दोस्तों प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अर्थात विषम रूपी विभाजन संपन्न होता है। और यह स्थिति कब होती है? जब जनन की स्थिति बनती है दोस्तों, जब जनन की स्थिति बनती है, प्रजनन की, तो आइए दोस्तों, जब प्रजनन की स्थिति बनती है तब यह क्रिया होती है। और इसमें जो होता है गुणसूत्र जो होता है आधे में बट जाता है। आधे में क्या होता है दोस्तों? बट जाता है। इस तरह से विषम रूपी विभाजन संपन्न हो जाता है। और ठीक दोस्तों समरूपी विभाजन की तरह ही दोस्तों, ठीक समसूत्री विभाजन की तरह ही समरूपी विभाजन संपन्न होने के लिए तैयार होता है। उसमें दोस्तों आप लोग देखे थे, अब अगला आता है समरूपी विभाजन। इसे भी आज खत्म कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। आपको ये सब बताया गया था समरूपी विभाजन, बस एक हल्का सा देख लीजिए। और समरूपी विभाजन समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें सबसे पहले आपको समरूपी विभाजन ही बताया गया था कोशिका विभाजन में। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण जो होता है, कौन से दोस्तों? दूसरा चरण समरूपी विभाजन कहलाता है। समरूपी विभाजन, समरूपी विभाजन या तो दोस्तों समरूपी विभाजन होता है, यह समसूत्री विभाजन की तरह होता है। समसूत्री विभाजन की तरह होता है। किसकी तरह दोस्तों? समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें दोस्तों जो गुणसूत्र होता है यह पुनः डबल हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है दोस्तों? डबल हो जाता है, 2n के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यह जो दोस्तों समरूपी विभाजन होता है यह समसूत्री विभाजन की तरह 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में दोस्तों? 5 चरणों में संपन्न होता है। लेकिन इसका जो पहला चरण होता है दोस्तों उसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज चरण में दोस्तों कोई विशेष काम नहीं होता है, केवल केंद्रक जो होती है दोस्तों, जो केंद्रक होता है, जो दोस्तों केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है दोस्तों, यह जल योजित होता है। क्या होता है दोस्तों? जल योजित होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स या क्रोमोनिमेटा, क्रोमोसोम्स दोस्तों, क्रोमोसोम्स स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चरण आता है, दूसरा चरण प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसे प्रोफेज सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रोफेज सेकेंड, क्योंकि आप लोग विषम रूपी विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट पढ़े थे, ठीक है? तो ये प्रोफेज क्या हो जाएगा? सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम का बंटवारा होता है। आप समसूत्री विभाजन देख लीजिएगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो क्रोमोसोम्स होता है दोस्तों, इसका बंटवारा होता है। जब बढ़ता है तो साथ साथ लेके डीएनए को भी बट जाता है। और इसी प्रोफेज की क्रिया में दोस्तों केंद्रक कला जो होता है वो गायब हो जाता है। केंद्रक कला गायब हो जाता है, केंद्रिका भी गायब हो जाती है। केंद्रिका भी क्या हो जाती है दोस्तों? गायब हो जाती है। केंद्रक कला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाता है, क्रोमोसोम और डीएनए का बंटवारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले चरण आता है मेटाफेज। समसूत्री विभाजन में अगला चरण आता है मेटाफेज, लेकिन हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, इसलिए मेटाफेज सेकेंड यह कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है दोस्तों? तुर्क धागे का निर्माण होता है। तुर्क धागे का दोस्तों, तुर्क धागे का निर्माण होता है। और तुर्क धागे का निर्माण हो जाने के बाद दोस्तों यह जो तुर्क धागा होता है यह सभी कोशिकांगों को, सभी पदार्थों या अंगों को, सभी पदार्थों या अंगों को मध्य रेखा से बांध देती है। मध्य रेखा से बांध देती है। क्या कर देती है दोस्तों? बांध देती है। तो अर्थात दोस्तों मेटाफेज की क्रिया में क्या हो रहा है? बस विभाजन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या कहिए? विभाजन के लिए तैयार है। अब मतलब जैसे मान लीजिए कोशिकांग था दोस्तों, इसे बीच से बाहर दिया गया। इसके कारण मतलब अगर इसे काटा जाए तो इसके अंदर जो पदार्थ है, जो द्रव्य भरा हुआ है, वो बाहर ना निकले, इसलिए क्या किया जाता है? तुरक धागे का निर्माण किया जाता है और बीच से बांध दिया जाता है। आ जाएगा दोस्तों? तो मेटाफेज की क्रिया में होता है। इसके बाद दोस्तों अगला चरण आता है, इसे मिटा देते हैं। इसके बाद तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों? तीसरा चरण कहलाता है एनाफेज। एनाफेज क्रिया हमेशा, यानी कि दोस्तों एनाफेज क्रिया बहुत ही कम समय लेता है या बहुत तीव्र होता है। तो एनाफेज जैसे फर्स्ट में पढ़े थे ऐसे एनाफेज सेकंड इसमें भी होता है। यहाँ बंध गया था सारा पदार्थ, तो यहाँ विभाजन हो जाता है।
सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं, सभी पदार्थ या अंग जो होते हैं, जो अंग होते हैं दोस्तों, अंग अंग जो होते हैं कोशिका के अंदर जो होते हैं दोस्तों, वह क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में दोस्तों विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित हो जाती है एनाफेज की क्रिया में दोस्तों। और ध्रुवों की ओर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रियोल दोस्तों, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण दोस्तों, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण दोस्तों, जितने भी पदार्थ विभाजित हुए होते हैं दोस्तों, जितने भी पदार्थ विभाजित हुए रहते हैं वो विपरीत दिशा में, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण दोस्तों सभी विभाजित पदार्थ या अंग, सभी विभाजित पदार्थ या अंग दोस्तों, सभी विभाजित पदार्थ या अंग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर, किसकी ओर दोस्तों, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों के क्या करते हैं दोस्तों, चले जाते हैं विभाजन के बाद। इस तरह से एनाफेज की क्रिया संपन्न हो जाती है और यह बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है दोस्तों। इसके बाद लास्ट चरण आता है, पांचवा चरण, टेलोफेज। टेलोफेज दोस्तों, टेलोफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो पदार्थ गायब हुए रहते हैं, क्या देखिएगा दोस्तों, टेलोफेज, इसमें जो केंद्रक कला गायब हो गया था, जो केंद्रक कला अर्थात केंद्रक झिल्ली जो गायब हो गई थी वो, और केंद्रिका जो गायब हो गई थी वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है, अर्थात केंद्रिका प्रकट हो जाती है, केंद्रक कला प्रकट हो जाता है, केंद्रक प्रकट हो जाता है, केंद्रक कला प्रकट हो जाती है दोस्तों। और जो ध्रुवों की ओर गए थे, ध्रुवों की ओर से सभी पदार्थ या अंग दोस्तों, सभी पदार्थ या अंग पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, पुनः अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच पाए इसके लिए शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।